अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो पोस्टें अनाउंस होंगी, एक्सपेक्टेड हैं 2024 के अंदर, उसके हवाले से। अब जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ईयर है 2024 का, अब अक्सर स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर 2024 के अंदर मिड में होंगी, स्टार्टिंग में होंगी, लास्ट में होंगी। तो देखें, एक्सपेक्टेड मैंने आपको 2024 बताया क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास सिविल जज की टेस्ट हुई थी वो हुई थी 2022 के अंदर। ठीक है, फिर उसकी जो पोस्टें अनाउंस हुई वो अनाउंस जाके हुई हैं, मतलब रिज़ल्ट जो अनाउंस हुई है वो हुई है 2023 के स्टार्टिंग जनवरी के या फरवरी में। ठीक है, अब अगर आप इसको एवेल्यूएट करें इससे बिफ़ोर 2022 से बिफ़ोर आप देख लें तो ये कोई 2019 के अंदर जो है पोस्टें थी। कोरोना की वजह से पेस ऑफ टाइम मिल गया स्टूडेंट्स को तैयारी करने का, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है नाकाम रहे। वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की, उसका रीज़न ये भी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं थी या फिर आपके नसीब में नहीं थी। देखें, अगर तो आप ये समझते हैं कि सिविल जज ही बनना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सिविल जज के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सिविल जज से अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं एडवोकेट्स के लिए इसी फील्ड के अंदर। अब अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपने मजिस्ट्रेट ही बनना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिविल जज ही बनना है। हो सकता है कि आपके नसीब में इससे अच्छी पोस्ट लिखी हो। अब इससे अच्छी पोस्ट का क्या मुराद है? इससे अच्छी पोस्ट से मुराद ये है कि हो सकता है कि आप कि फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट हो या फिर लास्ट अटेम्प्ट हो, आप ओवर एज हो गए, 35 ईयर्स एज आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसका मकसद नहीं, ये बिल्कुल नहीं है कि आप जज ही नहीं बन सकते। आप डायरेक्ट सीनियर सिविल जज अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडीजे अपॉइंट हो सकते हैं। अब डायरेक्ट एडीजे अपॉइंट किस तरीके से होंगे, उसकी क्या पैटर्न है और उसकी तैयारी किस तरीके से होगी? तो देखें, वो जो पोस्ट है उस पोस्ट की तरफ जाने के लिए यहाँ से जो जजेस जाते हैं ना, जो सीनियर जज ये अपना सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट जाते हैं, उनको 12 ईयर्स। ये भी आपको क्लियर करता चलूँ ना कि अब आप ये कहेंगे कि सर इसकी पोस्ट तो आप बता रहे हैं, साथ ही साथ इसके फ़ायदे और नुकसानात भी बताएं। तो फ़ायदे और नुकसानात की तरफ अगर हम चलें तो वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो देखें, मजिस्ट्रेट अगर आप बनते हैं तो मजिस्ट्रेट बनने के बाद आपको एटलीस्ट 12 ईयर्स इस सीट पर बैठना होगा। 12 ईयर्स के बाद आप क्या बनेंगे? आप जाके 12 ईयर्स के बाद जाके सीनियर सिविल जज या फिर एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप फॉर सपोज के आप जो है अपनी तैयारी इस तरीके से करते हैं कि आपने मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम क्रैक कर गया, लेट सपोज आप इंटरव्यू पे रह गए। अब इंटरव्यू पे रहने का मकसद क्या होता है? आपकी नॉलेज अच्छी है। इंटरव्यू में रहने का मकसद ये है कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप रह गए। ठीक है, फिर गैप कहाँ आ रहा है? गैप यहाँ पर आ रहा है कि आपने डायरेक्ट जाके एडीजे के जो एग्ज़ाम्स है वो आपने दे दिए और वहाँ पर आप अपीयर होकर आपने सीट वो क्रैक कर ली। जब आपने वो सीट क्रैक की तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस सीट से जाते हैं, फॉर सपोज आपकी एज है 32, तो ये आपके 44 ईयर्स में जाके आप इस सीट को पहुँच रहे हैं। तो अगर आपको 35 ईयर्स एज पे अगर एडीजे की सीट मिल जाए तो वो बेहतर नहीं है? तो बेहतर तो यही है ना। अच्छा खैर, फ़ायदे और नुकसानात की मैं बात कर रहा था, फ़ायदे और नुकसानात भी थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। अब देखें, जो मजिस्ट्रेट बनते हैं ना, ये लेक्चर पब्लिक नहीं करना क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ जो कि प्रिविलेज हैं। अब आप लगे मजिस्ट्रेट, आपकी सैलरी कितनी होगी? 1,90,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, 1,90,000 आपकी मंथली सैलरी है। उसके बाद आपको इससे हट के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? एक कार मिल जाएगी, उस पर आपको 150 लीटर्स पेट्रोल मिल जाएगा। और उससे हट के आपको क्या मिलेगा? आपको एक गार्ड मिलेगा। गार्ड से हट के आपको एक वॉचमैन मिलेगा और एक जो है गवर्नमेंट का हाउस मिल जाएगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट हो गई। फिर इससे हटके आपको क्या मिलेगा, इससे हटके इंक्रीमेंट अगर हम लगाएं मंथली का, तो इससे हटके अगर और कोई फ़ायदा है, फ़ायदे तो यही नज़र आ रहे हैं जो मुझे दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपकी LLM हुई हुई है तो आपकी जो सैलरी है वो 190 से लेके 2,10,000 तक हो सकती है, अगर तो आपने LLM की हुई है, ठीक है। और उससे हट के बस यही फ़ायदे हैं, और एक आपको गार्ड वगैरह मिल गया। और हाँ, आपके जो बिल्स हैं, कौन से, इलेक्ट्रिसिटी के और गैस के, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। खैर, ये आपके फ़ायदे हो गए। नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि आप किसी भी किस्म का यूट्यूब चैनल हो गया, प्राइवेट ट्यूशन्स हो गई, या फिर जो है प्राइवेट कॉलेज में एज एन प्रोफेसर हो गए, ठीक है। और इससे हटके पब्लिक कम्युनिकेशन, और पब्लिक कम्युनिकेशन के अलावा पब्लिक इंटरफेरेंस, ये सब के सब आप फ़ायदे नहीं उठा सकते, ठीक है। मतलब ये डिसएडवांटेजेस हैं सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट बनने के। यूट्यूब चैनल हो गया, प्राइवेट ट्यूशन्स, प्रोफेसर वगैरह, या फिर पब्लिक के अंदर आप जो इंटरेक्शन देखते हैं, लोगों में आना जाना, ये सब का सब आप नहीं कर सकते। किसी की शादी में जाना है तो भी आपको अपने सीनियर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो खैर, ये तो फ़ायदे और नुकसान हो गए, क्योंकि ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए लेक्चर था जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। अब बात करते हैं कि इसके पैटर्न की। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखें, जो सिविल जज का पैटर्न है सिंध के अंदर, स्पेसिफिक किसके अंदर, सिंध के अंदर, मैं सिंध के स्टूडेंट्स के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो देखें सिंध के अंदर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड स्टेप पे क्या होता है आपका रिटन टेस्ट, फिर थर्ड पे होता है वाइवा, या फिर जिसको आप इंटरव्यू का नाम देते हैं। अब देखें, ये जो फर्स्ट स्टेज है और ये लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज, इन दो स्टेजेस के अंदर क्या चलता है, आपका लक चलता है। मिडिल के अंदर, रिटर्न के अंदर आपकी नॉलेज चेक की जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने बड़ी अजीब बात की, स्क्रीनिंग के अंदर भी तो नॉलेज ही चेक करते हैं। तो देखें, अगर आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, उससे हट के भी अगर आपने 49 ऑब्टेन कर लिए, तो आप इसको क्या कहेंगे? तो आप इसको यही बात कहेंगे कि सर हमारी लक अच्छा नहीं था, लक की वजह से हम रह गए। तो जाहिर सी बात है, लक पे भी डिपेंड करता है किसके अंदर, स्क्रीनिंग और वाइवा के अंदर। अच्छा खैर, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है सिंध के अंदर। पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है वो हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जहाँ तक हम बात करें तो देखें, स्क्रीनिंग कहाँ से बनता है। अक्सर स्टूडेंट ने लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक की कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजर एक्ट्स पढ़े, माइनर एक्ट्स को टच ही नहीं किया, माइनर एक्ट्स को टच ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो फेल हुए। तो जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि 50% तो आपकी लॉ है, और 50% जो है वो लॉ नहीं है। अब लॉ नहीं है तो क्या है, इसके अंदर 25% है इंग्लिश, ठीक है। और फिर इसके अंदर 25% क्या आ जाती है, जीके, इस्लामियात, और जीके इस्लामियात से हटके कौन सा आ जाएगा, पाक अफेयर्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर फिर आप कहेंगे कि सर इंग्लिश को भी थोड़ा एलाबोरेट करें, तो इसके अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और कॉम्प्रीहेंशन, ये आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50%। अब जो 50% लॉ है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, TPA, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट,
सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस आ गया, SRPO, सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सिंध टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट आ गया। इससे हट के अगर हम देखें हमारे पास कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया। लैंड रेवेन्यू एक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट आ गया। फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर आपके पास एक लॉ मिलेगा आपको 1961 का, 1964 का और 1965 का। ये तीनों के तीनों आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन के बाद क्या आएगा, आर्बिट्रेशन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू के 40-50 आर्टिकल याद रख लिए, वो भी मोर देन इनफ है। और JJSA, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अलावा फिर अगर हम आगे बढ़ें, इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट लिख लिया ना आपने, ठीक है। और ATA, एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी नारकोटिक्स एक्ट, और इसके अलावा FIA, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। FIA, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। और फिर उससे हट के अगर आप जो 4 और कह रहे थे कि सर मेजर एक्ट्स, जो कि CRPC की सूरत में, QSO की सूरत में, CPC की सूरत में और PPC की सूरत में, ये तो रिटर्न और स्क्रीनिंग दोनों के लिए, तीनों के लिए बल्कि इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये तो इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट पोर्शन है। बाकी ये जो पोर्शन है, यहाँ से आपकी बनती है स्क्रीनिंग एंड वाइवा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये स्क्रीनिंग का चैप्टर आपका। फिर आ जाते हैं हम रिटर्न की तरफ। होप सो कि आपका स्क्रीनिंग का क्लियर हो गया है। अगर स्क्रीनिंग का नहीं हुआ तो बता दें मुझे। एंटी नारकोटिक्स एक्ट, ठीक है, हाँ, स्क्रीनिंग के अंदर यही आता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी, रिटर्न की, कि सिंध के अंदर आपका जो रिटर्न का पैटर्न है, बे पैटर्न क्या है। लास्ट टाइम 2023 से पहले, 2023 से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, उन एग्ज़ाम्स के अंदर क्या था, आपके 2 पोर्शंस थे। 2 पोर्शंस कौन कौन से थे, मिसाल के तौर पे एक आपको पेज दिया गया, उस पेज के अंदर फर्स्ट पेज पर आपका क्रिमिनल लॉ का चैप्टर है, यानी कि क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है। सेकंड पोर्शन यानी कि उसके बैक साइड पे आपका पोर्शन है सिविल लॉ, यानी कि एक आ गया आपका सिविल लॉ और एक साइड पे आपका क्या है, क्रिमिनल लॉ। अब ये चीज़ अंडरस्टूड बात है कि इस टाइम 2022-23 के अंदर, 2022 और 23, 2022 के अंदर जो पेपर आया उसके अंदर क्या था, उसने 2 पेजेस कर दिए। टाइमिंग वही थी, क्या थी, टाइमिंग सेम ही थी, लेकिन उसने क्या किया, पेजेस 2 कर दिए। पेजेस 2 करने का मकसद क्या है, पेजेस 2 करने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने ये कंसिडर करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट होगा तो सिविल लॉ का पेपर अलग होगा और क्रिमिनल लॉ का अलग होगा। किस तरीके से, जैसे कि पंजाब के अंदर होता है। पंजाब के अंदर अलग अलग पेपर होते हैं ना, डिफरेंट डेज पे। तो यहाँ पर आपने ये कंसिडर करना है कि ये जो सिविल लॉ का पेपर है, इसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, क्रिमिनल लॉ के पेपर के लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, यानी कि सेपरेट सेपरेट डेज के अंदर कंसिडर किया जा सकता है कि ऐसा पेपर होगा। अब अगर हम ये देखें कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, बुक्स का और गाइड्स का कह रहे थे, तो देखें ये जो हमारे पास गाइड है ना, KLR वालों की, सिविल जज सॉल्व पेपर की गाइड, इस गाइड को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी, शायद बहुत ही तो नहीं, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ जाएगी और ये बहुत बल्कि भी है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि अगर किसी को एक गाइड चाहिए तो बेहतर ये है कि मुझसे कांटेक्ट करे। मैं उसको इसका मिडिल का जो पोर्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सिंध का, वो फ़ोटो स्टेट करवा के और जो है भिजवा देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके कि आप पूरी जी पूरी इस गाइड को परचेज़ करें और सिर्फ इसके स्पेसिफिक पोर्शन के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 पेजेस पर ही मबनी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर रिसेंट अगर हम
कोई पेपर निकालते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात थी ना, तो देखें स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस आपको कहीं से अवेलेबल नहीं होंगे। स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस अवेलेबल क्यों नहीं होंगे? कि स्क्रीनिंग का जो पेपर है वो आउट नहीं होता, रिटन का जो पेपर है वो आउट हो जाता है, इंटरव्यू का पेपर आउट हो जाता है। इंटरव्यू आउट होने के बाद भी आपने ये नहीं सोचना कि यार इंटरव्यू 2022, 2023 या 2015 के अंदर ऐसा हुआ था तो अब ऐसा होगा, क्योंकि देखें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जस्टिसेस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स के आपने ये देखना है कि जिस वक्त आप इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंच गए हैं तो वहाँ पर जो जस्टिस इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसकी साइकी कैसी है, उसकी ग्रिप किस पे है, सिविल लॉ पे या क्रिमिनल लॉ पे। फिर जो उस आपके फेज़ पे जो इंटरव्यूज़ दे के आ चुके हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर्स पे आपकी गाइडेंस लेना फजूल है। Under which circumstances what is the period prescribed for the completing investigation? What police officer may require to do completion of investigation? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, रॉबरी एंड डकैती, अर्श दमन। अच्छा, ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट टाइम भी आया था। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश एनी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर आपको जो डिफरेंस हैं, अच्छा अब सबसे पहले तो रिटर्न का पैटर्न भी आपको बता दूं कि रिटर्न का क्या पैटर्न है, उसके बाद हम कलेक्टिवली जो है इसको सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने ये समझना है, आपने पहले ये देखना है कि जो आपसे सवाल पूछा गया है वो सवाल 5 नंबर का है, 10 नंबर का है या 20 नंबर का है। सेकेंड थिंग इज़ डेट कि आपको जो टाइम मिला है उस टाइम के हिसाब से आप उसको कितनी जो है टाइम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। 5 नंबर का है तो जाहिर सी बात है आपने उसको मैक्सिमम कितने टाइम देना है, 20 मिनट के अंदर आपने उसको सॉल्व करना ही करना है। देखें, जब हम लॉ पढ़ रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है। ठीक है, जब हम ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसा ही है ना, ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है लॉ के अंदर, एवरीथिंग हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, कहीं से भी आप सवाल पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं, इतने हम कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन जब हम लिखने बैठेंगे ना, तभी एक्चुअल हमारी फाइंडिंग्स होंगी, तभी एक्चुअल हम जो है ये डिस्टिंग्विश ड्रा कर सकेंगे कि हमारी कितनी नॉलेज है। लास्ट टाइम अभी जो रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ 2022 के अंदर, उसके अंदर एक कैंडिडेट ने 93 स्कोर किया। अब ये आप कहेंगे सर 93 स्कोर किस तरीके से किया? जब मेरी उस कैंडिडेट से बात हुई तो उसने कहा कि एक्चुअली बात ये थी कि मैंने कितने ईयर्स 4 to 5 ईयर्स इंडस लॉ कॉलेज में पढ़ाया। ठीक है, तो मेरी जो ग्रिप थी लॉ पे वो इस तरीके से ग्रिप थी कि मुझे बैरक्स के वर्ड्स याद थे, बैरक्स के वर्ड्स याद थे, यानी कि वो बैरक्स के करीब रह कर ही उसने आंसर दिया होगा। यही रीज़न था जिसकी वजह से उसने इतना स्कोर किया। अब ये स्कोर करना आप कहेंगे सर बहुत ही मुश्किल है, खैर हमने ये नहीं देखना। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% स्क्रीनिंग, 50% रिटन, फिर आपने इंटरव्यू का फेस क्लियर करना है। अगर इंटरव्यू फेस के अंदर आपकी नॉलेज और आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी है, जब आपकी नॉलेज और ग्रिप अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आप उसको कवर कर सकते हैं। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड है, कौन सा एक वर्ड आ जाता है, रॉबरी एंड डकैती। तो रॉबरी और डकैती के बारे में एक वर्ड है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, चेक के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। हमने इसको कवर कैसे करना है? हमने इसको कवर इस तरीके से करना है कि मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले ये देखना है इसके मार्क्स की वेटेज कितनी है। इसके मार्क्स की जो वेटेज है हमारे पास वो कितनी है, वो है कोई 15। तो मतलब कि ये जो आपका एक सवाल है कौन सा, रॉबरी एंड डकैती, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये इसका चैप्टर कौन सा, इसका रेलेवेंट प्रोविज़न कौन सा है। इसका रेलेवेंट प्रोविज़न आपको ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा।
380 से ऑनवर्ड, 380 से ऑनवर्ड आपको इन दोनों के जो स्पेसिफिक हमारे पास प्रोविजन से वो अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, जब आपने बुक खोली, पीबीसी की बुक खोल लें, तो वहाँ पर आपको रॉबरी की डेफिनेशन में मिल गई, डकैती की डेफिनेशन में मिल गई। और रॉबरी के अंदर कितने पर्सन्स होते हैं? 2 और मोर। डकैती के अंदर कितने होते हैं? 5 और मोर। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना यह है, इसकी डेफिनेशन लिखी आपने, फिर इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ पर आपने रॉबरी के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पर आपने डकैती के बारे में बताया। ठीक है, जब आपने रॉबरी और डकैती के बारे में डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने से पहले क्या किया? डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बोल रहा है ना वो, तो इसका मकसद क्या है? रॉबरी की अलग से डिफाइन करनी है, डकैती को अलग से डिफाइन करना है, और डिस्टिंग्विश उसको अलग से करना है। इसके मार्क्स कितने? 5 नंबर हैं। अब 5 नंबर के लिए आपने अगर 2 पेजेस भी भर दिए, उसके पेजेस बड़े होते हैं ना, तो 2 पेजेस भी अगर भर दिए तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 1.5 पेज के अंदर आपका इस सवाल का जवाब आ जाएगा। इससे हट के अगर और कोई क्वेश्चन हम देखें, इसके अंदर बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से कि उनसे पूछा जाता कि भाई रॉबरी और डकैती क्या है, उन्होंने भाई बताया थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पाँचों के पाँचों बताया, और उसके साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, इतना बड़ा जवाब लिखा कि चेक करने वाला ही परेशान हो गया कि भाई इसको मैं मार्क्स कितने दूँ। देखें, सिविल जज का पेपर दे रहे हैं आप, किसका पेपर दे रहे हैं? सिविल जज का पेपर दे रहे हैं आप, कोई एलएलबी का पेपर नहीं दे रहे जो आप इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन पे लेके चलेंगे। आपकी जो हेडिंग है, कौन सी हेडिंग? जो आपकी बैरक की हेडिंग है, वही आपकी आउटलाइन है, वही आपकी आउटलाइन। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं रॉबरी, यहाँ पर आपने रॉबरी सिर्फ नहीं लिखना, रॉबरी अंडर सेक्शन डैश, जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविजन है वो लिख दिया। डकैती अंडर सेक्शन डैश, ये आपकी हेडिंग बन गई। उसके बाद आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट ड्रा किया कि भाई इस प्रोविजन के अंदर, ये इस प्रोविजन के अंदर है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके ये एजेंशियल है, इसके ये एजेंशियल है। आपका सेक्शन ही, ये आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि भाई डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लगता है कि सिविल जज के जो एग्जामिनर हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो बार बार हर साल देते हैं डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसके अंदर अभी हमारे पास है इंटेंशन और मोटिव में क्या फ़र्क है। सबसे पहले कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्ट इन अ सर्टेन वे टू डू सर्टेन थिंग, मतलब कि इंटेंशन हो किसी शख्स की, डिटरमाइन करे वो कि मैंने किस तरीके से किसी काम को अंजाम देना है। Will, purpose, design, intention with used with reference to the construction of wills, documents, means of the sense of the meaning of it। ठीक है, with the words used। फिर उसके बाद कह रहा है रेफरेंस ऑफ। अब यहाँ पर कुछ ऐसी वर्डिंग है कि ये आपको शायद समझ में ना आए, तो आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। उसके बाद मोटिव की क्या कह रहा है? मोटिव इज दैट विच सिमल्टेनियस एक्साइट्स एन एक्शन, जो क्या करे? एक्शन को एक्साइट करे। द मेन स्प्रिंग ऑफ द ह्यूमन एक्शन, सम काज एंड रीजन ऑफ द मूव्स। अब यहाँ पर दोनों में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा जो है। अच्छा, उसके बाद विल का भी बता रहा है, इसको आप छोड़ दें विल। अब देखें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटेंशन और साथ ही साथ मोटिव में फ़र्क क्या है। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन मतलब कि किसी की नीयत कोई बुरा एक्ट सर अंजाम देने के लिए। मोटिव क्या होता है? मोटिव मतलब कि मकसद। मकसद में और इंटेंशन में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप इन दोनों में डिफरेंस भी ड्रा कर सकते हैं और इनका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। मोटिव क्या होता है? मकसद। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन क्या होती है? नीयत। वर्ड उर्दू के अंदर अगर मैं समझाऊं तो इंटेंशन का मतलब है नीयत और मोटिव का मतलब है मकसद। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। लॉ के अंदर वही सही है जो लॉ के बुक के अंदर लिखा है। मैं अगर यहाँ पर कुछ पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से तो वो गलत है। सही क्या है? जो लॉ की बुक के अंदर लिखा है। ठीक है, फिर फर्दर इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन के लिए कह रहा है कि डिटरमाइन करे किसी एक्ट को जो सर्टेन वे में वो उसने सरअंजाम देना है। और मोटिव के अंदर क्या कह रहा है कि डेट विच साइमल्टेनियस द इनसाइड्स ऑफ द एक्शन, मतलब कि उसके इनसाइड, उसके अंदर की जो मोटिव हैं वो सारे के सारे बाहर आना। ये दोनों की डेफिनेशन
आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो देखा वही आपका सही है, आपने जो जिस गाइड से देखा वही सही है। आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टेड विटनेस भी आ चुका है बहुत बार। और इंटरेस्टेड विटनेस कौन होता है? एन इंटरेस्टेड विटनेस इज़ वन हु हैज़ हिज ओन अ मोटिव टू फॉल्सली इम्प्लिकेट इन अक्यूज्ड। अब देखें, लॉ की डिक्शनरी यहाँ पर यूज़ हो रही है, यहाँ पे वर्डिंग जो यूज़ हो रही है वो लॉ की यूज़ हो रही है। आपने भी कोशिश करनी है कि लॉ की वोकेबलरी यूज़ करती है। इज़ पार्टीसन और towards a party to sweat interested witness can be taken into consideration for corroboration, and merely relationship with the deceased is not sufficient to describe the witness, particularly when there is no motive to falsely involve him accused। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरेस्टेड विटनेस कौन होगा? इंटरेस्टेड विटनेस कौन होता है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड का कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या फिर रिलेटिव। इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टेड हो वो उसमें विटनेस बनने के लिए, वो उसकी ख्वाहिश हो कि मैं इस जुर्म में, इस ये जो जुर्म हुआ है, ये जो ऑफेंस हुआ है, इसके अंदर मैं विटनेस बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस केस लॉ के अंदर ये कह रहा है, देखें केस लॉ है ना, ये इस केस लॉ के अंदर सिंपली ये बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने ये कहा कि भाई वो उसका क्या है, डिसीज़ का कोई रिलेटिव है। डिसीज़ के रिलेटिव होने के साथ साथ कोई कोरोबरेटिव एविडेंस भी हो, उससे मिलता जुलता कोई और ऐसा एविडेंस भी हो जो उसको विटनेस बनाए, जो उसको इंटरेस्टेड विटनेस बनाए। यानी कि वो कहे कि मैंने चीज़ देखी अपने आंखों से, या मैंने कोई चीज़ सुनी। क्यूएसओ जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा था। खैर, अब जब आप चारों के चारों मेजर एक्ट्स कौन से हैं? सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, सीपीसी, ये चारों के चारों जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे ये जो आपका पास पेपर्स हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनको क्लियर किस तरीके से करेंगे? डेली बेसिस पे हमने 3 से 4 क्वेश्चंस ले लेने हैं। अब वो 3 से 4 क्वेश्चंस ये नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही लॉ से होंगे, किसी भी लॉ से हो सकते हैं। तो रिटर्न के लिए जो आपके मेजर एक्ट से, मेजर एक्ट से हट के अगर आप बात करें तो लिमिटेशन भी आता है, और लिमिटेशन से हट के आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आता है, और कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल आए थे लास्ट टाइम, ठीक है, और डिफरेंट केस लॉज। अच्छा, अब ये जो लैटिन टर्म्स है ना, फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस हो गया, इससे हटके और कोई लैटिन मैक्सिम अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो कि इन प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट हो तो आप मुझे बताएं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। अब अगर और थोड़ा इसको एलोबरेट करें रिटर्न के एग्जामिनेशन को, तो रिटर्न के एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपसे कोई और सवाल आ जाता है जो कि 20 नंबर का है, तो वो किस तरीके से हमने डिफाइन करना है? देखें, आपको मैंने सिंपली इतना अभी तक बताया है कि अगर तो क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। डेफिनेशन आधे पेज पे आए, डेफिनेशन फुल पेज पे आए, डजेंट मैटर, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उसके मार्क्स की वेटेज कितनी है। अगर तो उसके मार्क्स की वेटेज हो जाती है 20 मार्क्स, ठीक है। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और सवाल ऐसा है कि आप कहें कि ये तो सवाल 1 या 2 पेजेस पे ही आएगा, तो आपने उसको इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रीफेस के वर्ड से स्टार्ट करना है। प्रीफेस का वर्ड स्टार्ट किया, फिर रेलेवेंट प्रोविज़न, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविज़न के बाद आपने उसका ऑब्जेक्ट बताया, फिर आपने उसका स्कोप बताया, फिर आपने उसके एसेंशियल्स बता दिए, फिर उसने लास्ट में आपने जो कंक्लूड करना है, कंक्लूजन नहीं बल्कि प्रिक्लूड कर दिया आपने उसको एंड कर दिया यहाँ पे। ये आपकी आउटलाइन बन गई, जिस आउटलाइन पे आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके चलना है जो कि 20 नंबर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी है कि लीगल वोकेबलरी ही यूज़ करें, लॉ के टर्म्स ही यूज़ करें, और लॉ से मिलकर ही चलें। अगर आप अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कम से कम अपनी वर्डिंग को यूज़ करें। बाकी जो बैरेक्ट हैं, आपके जो बैरेक्ट्स हैं, उससे हटके जो कमेंट्री है, उन पे अगर आप ग्रिप कर लेते हैं तो भी मोर देन इनफ है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल यही है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि देखें, जितना ज़्यादा लॉ पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन किस पे करनी है? लॉ पे। अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझे कि मैंने सिर्फ उनको पढ़ाना है, बल्कि वीकली जो टेस्ट ले रहा हूँ
कुछ टाइम के बाद जब मुझे ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप लोगों की आपस में डिस्कशन भी कराऊँगा कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ आप जो है बीच में डिस्कस करें और मुझे पढ़ाएं कि किस तरीके से ये लॉ यहाँ पर फिट होता है, किस तरीके से ये लॉ यहाँ पर फिट नहीं होता। मतलब कि कुछ ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के जो इवन मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। तो जाहिर सी बात है मैं भी परफेक्ट इन लॉ या फिर एंड ऑफ द लॉ नहीं हूँ, ठीक है, एंड ऑफ द लॉ कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह गाइडेंस लेके भी आपको हर चीज़ क्लियर करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही होती, मैं किसी से गाइडेंस ले रहा होता हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि नो वन इज़ एंड ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ आपका इंटरव्यू रिटन का। अब क्या रह गया? इंटरव्यू का फेज़। इंटरव्यू के फेज़ की तब बात करिएगा जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देता हूं। असल में जो आपकी जो प्रिपरेशन है मेरे पास वो रिटन और स्क्रीनिंग की है, लेकिन इंटरव्यू की किस तरीके से होगी? पहली बात तो ये मैं आपको सिंपली गाइड करूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप मेरे पास मत करें, मेरे पास मत करें, मेरे पास क्या किसी भी प्रोफेसर के पास मत करें। मैं इंटरव्यू आपका किस तरीके से लूँगा? क्या मैंने प्रीवियस कोई जो है सिविल जज का इंटरव्यू दिया? नहीं दिया, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप मेरे पास इंटरव्यू दें, लेकिन अगर मॉक इंटरव्यू रखवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं डिफरेंट जो है सिविल जज, सीनियर सिविल जज के साथ कंसल्ट करके आपके इंटरव्यूज़ रखवा दूँगा। अब जो इंटरव्यू की तैयारी है उसकी तैयारी होती किस तरीके से? सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक मिसाल है, आप दे रहे हैं 2024 के टाइम, आप इंटरव्यू के फेज़ तक पहुँच गए। अब जब आप इंटरव्यू के फेज़ तक पहुँचे, आपका इंटरव्यू है 10वां महीना 2024। अब जो 9th मंथ के अंदर जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, चाहे वो 20 हों, 30 हों, 40 हों, इन इंटरव्यूज़ के अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपने याद कर लेना है। वो कॉमन क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे, कोई 30 से 40 क्वेश्चंस। 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से रटे हुए हों, ऐसे रटे हुए हों कि उसका आगे पीछे सब कुछ, दायां बायां सब कुछ आपको याद हो। अच्छा भाई, याद हो गया। असल बात ये होती है कि हमें बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन जब हम इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं तब हमें कुछ भी नहीं आता। वोकल्स हमारे नहीं खुल रहे होते, हमारे जो वोकल्स हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे होते, हमें बोलना नहीं आ रहा होता। वो उसका क्या हाल है? उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ाकार है मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ का मतलब कि आपने अपने इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट 7 टू 10 इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ रखवाने। आइदर आप अपने फ्रेंड्स के पास रखवाएँ, आइदर मेरे पास रखवाएँ, आइदर आप सिविल जज के पास रखवाएँ, आइदर आप मजिस्ट्रेट के सामने रखवाएँ, या फिर आप जो है जस्टिस के सामने रखवाएं, एज़ यू विश। लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चाहे आपने 20 क्वेश्चंस जो है एक पेज पे उतारें, आप अपने फादर को, अपने ब्रदर को ये दे दें कि ये मेरे से सवालात करें, और आप चेक करें कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल किस हद तक का कॉन्फिडेंट है। तो फिर ही आप बता सकते हैं कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है इंटरव्यू की। सेकेंड थिंग इज़ दैट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अब ये अक्सर फीमेल्स क्या करती हैं कि मेकअप वगैरह और जो है नेल पॉलिश वगैरह लगा के चली जाती हैं। लास्ट टाइम मुझे अच्छे तरीके से याद है, कुछ टाइम पहले, नियर अबाउट कोई 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल पहले मेरा था वाइवा। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर मेरा वाइवा था एलएलबी फाइनल ईयर का। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे हमारे साथ एक फ़ीमेल थी, तो वो भाई बहुत ही तैयार श्यार होके आई और नेल पॉलिश वगैरह लगा के और जो मेकअप होता है वो करके आई। तो वाइवा कंडक्ट करने वालों ने बोला कि बेटा आप जाएँ, अगले साल दोबारा आइएगा तैयारी करके। रीज़न क्या? उसको कुछ नहीं आता था। रीज़न सिंपली ये कि वो इंटरव्यू वाइवा देने आई थी, वो कोई यहाँ पर शादी वगैरह के या बर्थडे वगैरह पर नहीं आई थी। अगर फीमेल भी है तो उसने सिंपलिसिटी को इख्तियार करना है, उसने ये मेकअप वगैरह इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। और ये जो फीमेल्स के शूज़ होते हैं टक टक वाले, या मेल्स के भी शूज़ अक्सर होते हैं जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है टक टक वाले, ये शूज़ नहीं आपने लेके जाने, पहन के जाना है। और भी बहुत सारी गाइडेंस है, इंशाल्लाह वो जैसे टाइम आएगा मैं आपको गाइड करता चलूँगा। और इंटरव्यू से रिलेटेड तो फर्दर मैं आपको यही कहूँगा कि आप मॉक इंटरव्यूज़ रखवाएँ बनिस्बत के लेक्चर्स वगैरह के, क्योंकि लेक्चर में आपको चाहे 10 दे दूँ चाहे 20 दे दूँ, इंटरव्यू आपने देना है। किसने देना है इंटरव्यू? आपने खुद देना है। तो इंटरव्यू के लिए क्या होगा, मैं आपके मॉक इंटरव्यूज़ रखवा दूँगा जिससे भी आप कहेंगे, लेकिन उससे पहले आपने स्क्रीनिंग और रिटन का फेस क्लियर करना है। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लें। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो खामियाँ इस लेक्चर के अंदर रह गई हैं वो हम तब डिस्कस करते चलेंगे।